हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं निट्टनो। आजकल पूरी दुनिया में उथल पुथल हो रही है। बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और कई सारे देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। उदाहरण के तौर पर आप पाकिस्तान और श्रीलंका देख सकते हैं। और भी बहुत सारे देशों में खराब स्थिति है, पर ये दो देश हमारे पड़ोसी होने के कारण मैंने इनका उदाहरण लिया। पर मुझे लगता है कि ये श्रीलंका का प्रॉब्लम अभी हुआ है। श्रीलंका के लोग अपने आप को संभाल लेंगे क्योंकि 93% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, जो आज नहीं तो कल अपने देश को सही राह पर लेके जाएंगे। पर इन पाकिस्तानियों का सच में खुदा ही मालिक है। 75 सालों से ये भिखारी लोग IMF की बिल्डिंग के सामने ही पड़े रहते हैं। इन दिमाग से पैदल लोगों का कुछ हो नहीं सकता। पर जब भी कोई देश आर्थिक संकट में होता है तो उसे कर्ज लेना ही पड़ता है और वो कर्ज IMF देता है। आप में से ज्यादातर लोगों को ये IMF क्या है पता नहीं है, और क्या ये इतना बड़ा संगठन है कि ये बड़े बड़े देशों को कर्ज देता है, और आखिर इसका काम क्या है। ये सब बातें हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो गुरु शुरू से शुरू करते हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये 189 देशों से मिलकर बना है। इस संगठन का काम ग्लोबल करेंसी कनेक्टिविटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। इसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड यानी व्यापार और देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और पूरी दुनिया से बेरोजगारी और गरीबी मिटाना है। IMF की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। उस सम्मेलन में 44 देशों ने एक साथ मिलकर आर्थिक सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क की बात की थी, क्योंकि 1930 के दशक में आई विश्वव्यापी महामंदी जैसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। स्थापना होने के बाद IMF ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला, जिसमें कंट्री के सोने को डॉलर से रिप्लेस किया गया। आसान भाषा में कहे तो आपके पास का सोना रखो और उतना डॉलर ट्रेड के लिए लेके जाओ। पर यह तरीका ज़्यादा नहीं चला। 1917 में ये तरीका खत्म हो गया। फिर IMF ने नया जुगाड़ लगाया और सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम निकाला, जिसमें डॉलर के मुकाबले हर देश की करेंसी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है और वो देश ये खुद तय कर सकता है। जैसे $1 यानी भारत के तकरीबन 78 रुपए होते हैं और $1 यानी 198 पाकिस्तानी रुपए होते हैं। माफ करना, ये दिमाग से पैदल लोग यहाँ भी आ गए। कैसा है पता नहीं, जहाँ भारत की बात होती है वहाँ ही अचानक आ जाती है, बिन बुलाए मेहमान, जाहिल कही के। इसके बाद जब 1973 के तेल संकट के दौरान भारत जैसे विकासशील देशों को ऑयल इंपोर्ट में आसानी हो, इसलिए IMF ने न्यू लीडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसे ऑयल फैसिलिटी भी कहते हैं। इसका फायदा भारत ने बहुत उठाया। इस प्रोग्राम में जानबूझ के बढ़ने वाली ऑयल प्राइस को रोक लगा दी थी, ताकि प्रगतिशील देश तरक्की कर सके। 90s का दशक एशिया के लिए बहुत ही खराब था, क्योंकि 1997 के दौरान पूर्व एशिया में थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया और कोरिया तक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो इन देशों को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए IMF ने इन देशों को फोकट में पैसे बांटे थे। साथ ही 2008 में आया आर्थिक संकट से बचने के लिए IMF ने कुछ अहम फैसले लिए थे। ये हुई कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी था। अब हम बात करेंगे कि IMF का प्रशासन कैसे काम करता है। तो भाई लोग, IMF में बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, यानी प्रत्येक सदस्य देशों से अपने 2 गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। ये सब लोग नए सदस्यों का प्रवेश, लॉ, सब लॉ और उनकी शर्तों का संशोधन करते हैं। और भी इनकी शाखाएं हैं, यानी सब डिपार्टमेंट, जैसे IMFC, विकास समिति, पर हमें इनको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि IMF बड़े बड़े देशों को लोन देता है, तो सबसे अहम बात यह है कि ये IMF वाले देशों को लोन देते हैं तो इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? क्या ये गांजा बेच के इतना पैसा लाते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी देश को IMF में शामिल होना है तो उसे उसके हैसियत के अनुसार IMF को पैसे देने पड़ते हैं। उसे सब्सक्रिप्शन कोटा कहते हैं। अपना भारत सब्सक्रिप्शन कोटा के मामले में 5821.5 मिलियन के साथ 13वें स्थान पर है। मुझे लगता है कि आप IMF के बारे में काफी जान चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे भारत और IMF के रिश्ते के बारे में। दो अनजाने अजनबी, ये वाला रिश्ता नहीं, आर्थिक रिश्तों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, भारत ने IMF का भरपूर फायदा उठाया है। भारत स्वतंत्र और विभाजन होने के बाद भारत बहुत ही बड़े संकट में था। भारत पर ब्याज पे ब्याज चढ़ता ही जा रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच काफी लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद भारत बहुत ही आर्थिक कठिनाई में था। पर इस सब पर विजय पाने के लिए IMF ने भारत की मदद की थी। इन अंग्रेजों ने भारत को लूट लूट के काफी गरीब कर दिया था। इसकी वजह से शुरू में भारत में कोई भी देश इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो खुद की आर्थिक विकास और पानी की समस्या से निपटने के लिए भारत ने IMF से ही कर्ज लिया था। हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के फॉरेन रिजर्व बस 2 हफ्तों के बचे थे, तो भारत ने अपने IMF में रखे 67 टन सोने का प्रयोग करते हुए $2.2 बिलियन का कर्ज लिया था। पर गुरु, मुझे मेरे देश पर गर्व है, क्योंकि भारत ने जमीन से उठकर आसमान छूने की ताकत दिखाई है, कुछ लोगों की तरह नहीं। तो बाबू मोशाय, आपको भी ये IMF बहुत ही अच्छा संगठन लग रहा होगा, और ना मुन्ना ना, ये भी कुछ दूध का दूल्हा नहीं है, क्योंकि इस पे USA और UK का
काफी प्रभाव है। एकदम आसान भाषा में बताओ तो ये IMF अपने देसी साहूकारों जैसे हैं। कर्ज तो देते हैं पर ऐसी शर्तें रखते हैं कि आप बर्बाद हो जाए और कभी भी ब्याज दे ना पाए। मेरे पास ये साबित करने का सबसे अच्छा सबूत ये है कि मेरे अहले वतन, हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफा किया है। ये चर्ची लोग, इनका तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी IMF के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब आखिर में इन पाकिस्तानियों की बात निकली है तो मैं बातों बातों में आपको बता दूं कि ये पाकिस्तानी 1958, 1965, 1968, 1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 2008, 2018, 2019, 2021 और 2022 बस इतनी बार IMF के पास गए हैं, ज्यादा कुछ नहीं। और मैं आखिरी बार आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे दोस्त को कमेंट बॉक्स में कोई भिखारी नहीं बोलेगा, ठीक है? तो आई होप मैंने आपको IMF के बारे में ठीक से समझाया हो। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं नीड टू नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।